अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 का लास्ट लेक्चर कवर अप करेंगे। कुछ छोटे छोटे से ऑर्गेनेलीज बाकी हैं चैप्टर नंबर 4 में। मेजर ऑर्गेनेलीज हम लोग सारे कवर अप कर चुके हैं। एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि थोड़ा स्टडी करने वाला ऑर्गेनेली है, उसके बारे में बात करेंगे। और बाकी कुछ ऑर्गेनेलीज हैं, 3 ऑर्गेनेलीज जो कि फ़िलहाल इस लेवल के ऊपर अभी आप लोग उनको टोटली नहीं समझ सकते। उसकी वजह ये है कि वो कुछ ऐसे फिनोमेना से रिलेटेड है विच आर रिलेटेड टू माइटोसिस एंड मियोसिस। तो जब तक वो माइटोसिस एंड मियोसिस के प्रोसेसेस क्लियर ना हो, 9th क्लास में आप लोगों ने थोड़े तो पढ़े मगर वो इतने डिस्क्रिप्टिव प्रोसेसेस नहीं समझाए गए थे क्लास 9th में। तो जब तक वो प्रोसेसेस बिल्कुल क्लैरिफाई नहीं हो जाएं तब तक वो चीज़ें समझना थोड़ा मुश्किल है। तो बिगिन अप करेंगे विद द फर्स्ट ऑर्गेनेली दैट इज नोन एज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को माना जाता है एज द इम्यूनेटिव सैक ऑफ द सेल। ये एक इम्यूनेटिव सैक है सेल का, एक ऐसा ऑर्गेनेली दैट प्रोवाइड्स डिफेंस टू द सेल। ये सेल को एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। किन से डिफेंस मैकेनिज्म? टू दी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि सेल के अंदर दाखिल हो रहे हैं मगर सेल के लिए खतरे के वाइस हैं। तो लाइसोसोम्स क्या करता है? लाइसोसोम्स उन सेल ऑर्गेनेलीज में दाखिल होने वाले फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को किल करेगा और सेल को प्रिवेंट करेगा। तो किस तरीके से प्रिवेंट करेगा? जिस मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रिवेंशन करता है, दैट मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज ऑटोफैगी। ऑटोफैगी के प्रोसेस के थ्रू ये प्रोवाइड करता है द डिफेंस मैकेनिज्म टू दी सेल। लाइसोसोम को स्पेशली एक खास नाम दिया गया है, इट इज कॉल्ड द सुसाइड सैक्स ऑफ द सेल। ये सुसाइडल सैक्स हैं। तो हमें ये प्रोसेस समझना है दैट व्हाई लाइसोसोम्स आर कंसिडर्ड एज द सुसाइडल सैक्स। अब ये करते क्या हैं? लाइक फॉर इंस्टेंस ये एक लाइसोसोम है, ये एक फॉरेन पार्टिकल है, एक ऐसा पार्टिकल जो कि सेल के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो पहले लाइसोसोम क्या करेगा? इस पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर इनगल्फ कर लेगा। इस पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर निगलेगा। अब ये इनगल्फिंग का प्रोसेस, क्योंकि ये सॉलिड पार्टिकल होगा, इस प्रोसेस को कहा जाता है फेगोसाइटोसिस। इस इनगल्फिंग के प्रोसेस को नाम दिया जाता है एज फेगोसाइटोसिस। इसने इस फॉरेन पार्टिकल को रिकॉग्नाइज किया और इस फॉरेन पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करने के बाद इसने उस पार्टिकल को निगला। तो जैसे ही उस पार्टिकल को निगलेगा, दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज फेगोसाइटोसिस। एंड देन फेगोसाइटोसिस कर देने के बाद व्हाट नेक्स्ट लाइसोसोम्स विल डू, ये अपनी बॉडी के अंदर जो मौजूद एंजाइम्स हैं उन एंजाइम्स को रिएक्ट करवा के इस फॉरेन पार्टिकल की करवाएंगे लाइसिस, यानी इस फॉरेन पार्टिकल को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। ऐसा पार्टिकल जो कि बेनिफिशियल नहीं था। मगर ये बात यहां तक एंड नहीं होती जहां इन्होंने इस फॉरेन पार्टिकल को मारने की कोशिश की है। इसके बाद ये एक और काम करेगा कि अपनी एंजाइम्स की हेल्प से ही
व्हाट एट लास्ट लाइसोसोम विल डू, ये अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी करवा देगा, उन्हीं एंजाइम्स की हेल्प से अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन करवाएगा। और ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन का फिनोमेना है, इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन के फिनोमेना को ऑटोफेगी का नाम दिया जाता है। क्योंकि बिल्कुल वैसी बात है जैसे सुसाइड बॉम्बर्स करते हैं, वो ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी वेपन के थ्रू जितने लोगों को उनको मारना उनको मार दें, बट उनका प्रोसेस क्या होता है, वो उन लोगों के साथ साथ अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हैं, अपने आप को डिस्ट्रॉय करते हैं, और साथ में वो जो लोग होते हैं उनकी भी डिस्ट्रक्शन आखिर हो जाती है। ऐसा ही लाइसोसोम कर रहा है। लाइसोसोम क्या करता है कि इस पार्टिकल को खत्म करने के लिए कि अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी करवा देता है अपने एंजाइम्स के थ्रू। कंसिडरिंग कि जब ये अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन करवाएगा तो इसकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन के साथ साथ वो जो फॉरेन पार्टिकल जो सेल के अंदर दाखिल हुआ था, वो फॉरेन पार्टिकल भी अल्टीमेटली किल ऑफ हो जाएगा, वो सेल के अंदर रह ही नहीं पाएगा। तो दिस इज हाउ द सेल्फ डिस्ट्रक्शन और द ऑटोफेगी प्रोसेसेस अकर्स। अब बहुत छोटा सा ऑर्गेनेली है दैट हैज न्यूमरस एंजाइम्स इनटू द बॉडी। तो एक रिसर्च है जिसमें यह पता लगा कि लाइसोसोम के पास एक एंजाइम है जिसको कहते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज। इसके पास एक स्पेसिफिक एंजाइम है दैट इज कॉल्ड अल्फा ग्लूकोसाइडेज। ये वो एंजाइम है दैट गेट्स डेफिशिएंट, अल्फा ग्लूकोसाइडेज डेफिशिएंट हो जाता है। अब जब अल्फा ग्लूकोसाइडेज डेफिशिएंट होता है तो इसकी वजह से 30 डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं दैट हैज बीन रिपोर्टेड। 30 डिफरेंट डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से लाइसोसोमल एरर क्रिएट करते हैं और जिससे डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर्स बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं। इन डिसऑर्डर्स को हम लोग कह सकते हैं स्फिंगोलिपिड स्टोरेज डिजीजेस, स्फिंगोलिपिड स्टोरेज डिजीजेस कह सकते हैं, या फिर लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज भी दो नामों से जानते हैं, या तो स्फिंगोलिपिड स्टोरेज डिजीज या फिर इसे जाना जाता है बाय द नेम ऑफ लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। अब ये डिसऑर्डर्स हैं कौन कौन से, बुक्स ओपन करो और बुक्स में आओ पेज 67 पर, पेज नंबर 67। एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर 3 डिसऑर्डर्स मेंशन है, टे-सैक, गॉशर, क्रैब। तो ये 30 मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स हैं मगर हमारे पास सिर्फ 3 मेंशन हुए हैं। पहले तीनों में देखो डेथ ट्रॉल जो है बहुत कम है। टे-सैक में लिखा हुआ है डेथ बाय द एज ऑफ 3, क्रैब के अंदर लिखा हुआ है डेथ बाय द एज ऑफ 2, और गॉशर के अंदर लिखा हुआ है एंड में इन्फेंटाइल फॉर्म ओनली, दैट मीन्स नियर टू 6 मंथ्स। कितना छोटा लाइफ स्पैन है। उसकी वजह यह है कि इतना छोटा ऑर्गेनेली सेल के अंदर मसला कर रहा है कि इस ऑर्गेनेली की डायग्नोसिस ही करना बड़ी मुश्किल बात है। ये बात पता चल जाए कि लाइसोसोम एरर कर रहा है, बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? जरा टे-सैक में, गॉशर, क्रैब तीनों में देखो एक वर्ड आ रहा है मेंटल रिटार्डेशन। वो इंडिविजुअल मेंटली ये हो गया, तो चेक कर रहे होंगे उसके ब्रेन के सेल्स, क्या वो सेल्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, ऐसी सारी की सारी चीजें चेक हो रही होंगी। टे-सैक के अंदर लिखा हुआ है ब्लाइंडनेस। अब कोई शख्स ब्लाइंड है तो डॉक्टर का फर्स्ट माइंड क्या जाएगा कि उसका रेटिना चेक करो, कॉर्निया चेक करो, लेंस चेक करो, आइस को चेक करो, वेदर मसला कहाँ से आ रहा है, क्यों ब्लाइंड हो गया। दिमागी नहीं जाएगा कि उनके सेल्स के अंदर पड़ा हुआ एक छोटा सा ऑर्गेनेल है दैट इज लाइसोसोम, वो एरर कर रहा है। गॉशर के अंदर लिखा हुआ है लिवर एंड स्प्लीन इनलार्जमेंट, के लिवर का साइज बढ़ गया, स्प्लीन का साइज इनलार्ज हो गया, तो दिमागी नहीं जाना डॉक्टर का। इसके आगे लिखा हुआ है इरोजन ऑफ लॉन्ग बोन्स। अब हम जब कभी सुनते हैं कि लॉन्ग बोन्स की इरोजन हो रही है यानी लॉन्ग बोन्स टूट रही हैं, तो दिमाग में पहली चीज आती है कैल्शियम मसला कर रहा होगा, विटामिन डी मसला कर रहा होगा, वो इंडिविजुअल मिल्क इनटेक नहीं करता होगा, तो ये सारी चीजें आती हैं। दिमागी नहीं जाएगा कि लाइसोसोम एरर कर रहा है। क्रैब के अंदर लिखा हुआ है लॉस ऑफ माइलिन, जो कि ब्रेन के सेल की एक लेयर होती है
ब्रेन का जो सेल होता है न्यूरॉन, उसके ऊपर एक लेयर होती है माइलिन। अब माइलिन लॉस हुई है, माइलिन को बनाने वाले जो एलिमेंट्स है जैसे लिपिड्स, प्रोटीन्स, फर्स्ट माइंड तो ये जाएगा शायद वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स मसला कर रहे हो, मगर मसला कहाँ से आ रहा है? मसला आ रहा है एक छोटे से ऑर्गेनेली की वजह से। तो डायग्नोसिस बड़ा मुश्किल है। तभी जब डायग्नोसिस इतनी मुश्किल से होती है तो एट लास्ट क्या होता है, जब डायग्नोज नहीं हो पा रहा तो क्यूर कैसे होगा? फेटल डिसऑर्डर्स एंड डेथ हो रही है बाय द एज ऑफ 3, बाय द एज ऑफ 2 या फिर इन्फेंटाइल फॉर्म ओनली। तो इतना ज़रूरी है कि लाइसोसोम इन प्रोसेसेस को अच्छे से रन करे। देखो अगर ये इनको नहीं मारेगा तो भी नुकसान है, मगर अगर इसके अपने अंदर एरर आ गया वो भी एक नुकसान दे रहा है। तो अब हुआ क्या है, जब इसने ऑटोफेगी में इस ऑर्गेनिज्म को और अपने आप को किल ऑफ कर दिया है, तो इससे ये हुआ है कि ये बनने वाला एलिमेंट कहलाता है डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब होता है कचरा। लाइसोसोमल बॉडी से भी डेब्रिस डेवलप हो गया और वो जो ऑर्गेनिज्म जिसको उसने किल ऑफ किया है उसका भी डेब्रिस बॉडी के अंदर डेवलप हो चुका है, सेल के अंदर डेवलप हो चुका है। इस डेब्रिस को क्लियर ऑफ करने का जो काम है, इसको जो क्लियर करेगा वो ऑर्गेनेली कहलाता है वैक्यूल। वैक्यूल वो ऑर्गेनेली है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। एक पहले वर्ड आया था गोल्जी एंड वैक्यूल, गोल्जी बॉडीज के साथ, उस वही मैंने कहा था ये इसकी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करेगा। तो ये गोल्जिन वैक्यूल नहीं है, ये सेल का वैक्यूल है। ये क्या करेगा, इन सारे डेब्रिसेस की भी ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा, अभी बुक में से दिखाऊंगा। अदर देन दिस फूड की भी ट्रांसपोर्टेशन करवा सकता है। उसके अलावा इसके पास कई एंजाइम्स भी होते हैं जो कि चीज़ों को ब्रेक डाउन करा सकते हैं। बुक्स में आओ पेज नंबर 72 पर लाइन नंबर 2 में सबसे पहले इसकी लेयर का नाम मार्क करो। वैक्यूल की लेयर को कहते हैं टोनोप्लास्ट। आगे से रीड आउट कर रहा हूँ, आसान आसान सी बातें आएंगी। टोनोप्लास्ट इज सेलेक्टिवली परमेबल, इट अलाउज सर्टेन सब्सटेंसेस टू एंटर इन द वैक्यूल। सिलेक्टिव परमेबल है, जस्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन, कुछ मॉलिक्यूल्स को एंटर होने देगा, कुछ को नहीं। एन एनिमल सेल दे आर टेम्परेली फॉर्म एट द टाइम ऑफ देयर नीड, वेराज दीज आर कॉन्स्पिशियस ऑर्गेनेलीज ऑफ प्लांट सेल। यानी प्लांट सेल में हर वक्त मौजूद हो गए, एनिमल सेल में तब डेवलप होगा व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। दे आर मोर प्रोमिनेंट इन मैच्योर सेल वेराज लेस प्रोमिनेंट इन इमेच्योर सेल्स। लाजमी सी बात है, जो भी ऑर्गेनेलीज होते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली या ज़्यादा वाज़े तौर पे मैच्योर सेल्स में नजर आएंगे। जो सेल इमेच्योर है, प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं हो पाए, डेवलप नहीं हो पाए, उसके अंदर ये ऑर्गेनेलीज भी नहीं मिलते हैं। वैक्यूल इन प्लांट सेल्स आर फिल्ड विद सेल सैप एंड एक्ट एज स्टोर हाउस व्हिच ऑफन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस विद इन नेसेसरी फॉर प्लांट सेल enlargement. In animal cell, lysosomes are rich in hydrolytic enzymes including protease, ribonuclease and glucosidase। उन्होंने लिखा lysozymes। तो lysozymes क्या करते हैं, इन चीज़ों को हाइड्रोलाइज करते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। ब्रेक कर देने के बाद आगे लिखते हैं प्लांट वैक्यूल समटाइम्स एक्ट एज lysozyme and they contain hydrolytic enzymes and after the death of cell tonoplast loses its differential permeability and its enzyme cause lysis of the cell। तो वो क्या करें, क्योंकि लाइसिस वगैरह आकर हो चुकी होगी तो एक तो वैक्यूल इसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। एनिमल सेल में तो टिपिकली ये इनकी ट्रांसपोर्टेशन इवन इट कैन बिहेव एज लाइसोजाइम कि थोड़ी बहुत इम्यूनिटी को भी प्रोवाइड कर सकता है, इम्यूनिटी का रोल भी प्ले कर सकता है। बट इन केस ऑफ प्लांट सेल इसका काम वही होगा, इस डेब्रिस को गैदर अप करना, इस डेब्रिस को ट्रांसपोर्ट करवाना, एट टाइम्स इस डेब्रिस को ब्रेक करवाने में भी हेल्प करना, क्योंकि इसके पास ऐसे स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं। तो आप लोग कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन है दो ऑर्गेनेलीज का, लाइसोसोम्स का और वैक्यूल का। ये दोनों के दोनों ऑर्गेनेलीज एक कोऑर्डिनेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं। लाइसोसोम्स का बेसिक काम हो जाता है टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, और साथ ही साथ वैक्यूल का भी काम है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, मगर उसका बेसिक काम ये होता है कि वो जो डेब्रिस क्रिएट हो रहा है लाइसोसोमल इम्यूनिटीज की वजह से, उस डेब्रिस को ट्रांसपोर्ट करवाए, उस डेब्रिस को सेल के अंदर ना रहने दे और उस डेब्रिस को फिर थ्रो आउट करे आउट ऑफ दी सेल। एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर लो अपने पास, डिक्टेट कर रहा हूं। The fluid that is present inside vacuole, the fluid that is present inside vacuole is known as sap, SAP, sap। sap यूजली हमेशा एक लिविंग फ्लूइड को कहा जाता है। एक और पॉइंट नोट कर लो, the membrane of the vacuole is known as tonoplast। the membrane of the vacuole is known as tonoplast, full stop। इसके बाद बुक्स में आ जाओ पेज नंबर 69।
हेडिंग है साइटोस्केलेटन। कम कम बातें समझ में आएंगी क्योंकि ये वो चीज़ें जिसको मैं स्टार्टिंग में हाईलाइट कर रहा था, माइटोसिस मियोसिस से रिलेटेड बातें आएंगी। देखा द साइटोसोल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ फाइब्रस प्रोटीन कॉल्ड स्केलेटन। जो साइटोसोल है दैट इज ए फ्लूइड, लिविंग फ्लूइड। प्लांट सेल वॉल के वक्त मैंने इसका जिक्र किया था। तो इसके पास कुछ फाइब्रस प्रोटीन्स हैं जिसको कहते हैं साइटोस्केलेटन। इट प्लेस फंडामेंटल रोल इन, इसका जिक्र करा था, माइटोसिस मियोसिस, साइटोकाइनेसिस, सेल वॉल डेपोजिशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप एंड डिफरेंशिएशन। तो बातें थोड़ी सी बस समझ में आएंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आनी। इसका जो सबसे पहला थर्ड कंपोनेंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट वाले कंपोनेंट्स लिंक नहीं होगी किसी टॉपिक के साथ, थर्ड कंपोनेंट लिंक होगा, तो थर्ड को समझा के फिर फर्स्ट एंड सेकंड पे आऊँगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स में लिखा हुआ है हॉलो ट्यूब्स विद एन आउटर डायमीटर ऑफ 25 नैनोमीटर। ये डायमीटर लेंथ से याद नहीं रखनी होती, मे बी मोर देन 15 माइक्रोमीटर इन लेंथ। दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट हो रही है कि जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स कंपोज्ड हुए में is composed of a protein called tubulin। ये एक खास प्रोटीन से बना हुआ है and that protein is called tubulin। A single microtubule consists of hundreds and thousands of tubulin subunits, ये बातें भी मैं समझाऊंगा, arranged in 13 columns called protofilaments। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। एक लाइन को फिलहाल अंडरलाइन करो जरा, वहां पे लिखा हुआ है ए सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्यूबुलिन सब यूनिट्स यूजली अरेंज्ड इन 13 कॉलम्स। इसको यहाँ तक अंडरलाइन करो और पेज नंबर 71 पर आओ। उन्होंने एक बात की है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ दिस ट्यूबुलिन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट विद इन 13 कॉलम्स। तो ये बात हमें समझनी है। सेंट्रियोल का एक वर्ड लिखा हुआ है। अब होता क्या है, विद इन ए सेल पहले एक राउंड बॉडी होती है, एक ग्रैनुलर राउंड लाइक सब्सटेंस जिसे कहा जाता है सेंट्रोसोम। ऐसा एक राउंड सी बॉडी होती है विच इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। और हम लोग जब कभी सेंट्रोसोम में देखें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिविजन, ये सब बातें तब की हो रही हैं जब सेल डिवाइड होने को होगा। तो इस सेंट्रोसोम के अंदर आपको दो और स्मॉलर बॉडीज मिलेंगी एंड दी स्मॉलर बॉडीज आर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। तो पहले एक इनलार्ज बॉडी है दैट इज सेंट्रोसोम और उसके अंदर दो छोटी बॉडीज हैं, उन दो बॉडीज को क्या कहा जा रहा है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल में रीड कर रहा हूँ, एनिमल सेल माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट्स, देखो ये कहीं ना कहीं लिंक होगी इस बात से, मैं बताऊंगा कैसे लिंक हो रहा है। रेडिएट्स फ्रॉम ए माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर नियर द न्यूक्लियस कॉल्ड सेंट्रोसोम। विद इन द सेंट्रोसोम अंडरलाइन करना ऑफ एन एनिमल सेल इज ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल। तो एक सेंट्रोसोम के अंदर पेयर पाया जाता है ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल आर शॉर्ट लिव बैरल शेप स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स लाइक परपेंडिकुलर टू वन अनदर। ईच सेंट्रियोल इज कंपोज्ड ऑफ 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज इन रिंग्स। अंडरलाइन करो, फिर दोहरा रहा हूं, ईच सेंट्रियोल इज कंपोज्ड ऑफ 9 सेट्स of triplet microtubules arranged in a ring। यहां तक अंडरलाइन करना है। अब होता क्या है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये बने हुए ट्यूबुलिन प्रोटीन से। अब ये मौजूद है इस सेंट्रियोल में, तो मैं एक सेंट्रियोल को ओपन अप कर रहा हूं। एक सेंट्रियोल को अगर हम लोग ओपन अप करें ना, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन हमेशा पाया जाता है इन ट्रिपलेट्स, कभी सिंगुलरली नहीं होगा। ये एक ट्रिपलेट सेट बन गया ऑफ ए ट्यूबुलर प्रोटीन दैट फॉर्म्स माइक्रोट्यूब्यूल्स। हमेशा ट्रिपलेट्स में होगा और इन ट्रिपलेट्स के एक वक्त में जहां ये एक जगह गैदर होता है 9 सेट्स होते हैं। तो ऐसे ही सेट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 सेट हो गए। क्या हो गया, ट्रिपलेट ट्यूबुलिन के
9 सेट्स, इसके 30 मोर कॉलम्स लाइक 2, सिमिलरली ऐसा एक और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ऐसे ही 13 और कॉलम्स। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात है। देखो, जब कभी ट्यूबुलिन पाया जाता है, ट्यूबुलिन पाया जाता है इन ए सेट ऑफ 3, 1, 2, 3 ट्रिपलेट फॉर्म्स में होता है हमेशा। इन ट्रिपलेट फॉर्म्स के 9 सेट्स, तो ये मैंने शो किए हैं 9 सेट्स। तो ये 9 सेट्स हो गए, और इन 9 सेट्स के 13 कॉलम्स, 13 कॉलम पाए जा रहे हैं एक सेंट्रियोल में। ऐसी एक और सेंट्रियोल है, इसके अंदर भी इसी तरीके से पाया जाएगा। तो प्रीवियसली, जरा बैकवर्ड जाओ बुक में, पेज 69 सेकेंड लाइन से रीड कर रहा हूं, लिखा हुआ है दीज आर कंपोज ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन, ये प्रोटीन ट्यूबुलिन, और लिखा है सिंगल माइक्रोट्यूबुल कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्यूबुलेंस। हो गए ना हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्यूबुलेंस, क्योंकि आपके पास एक ही सेट के अंदर एक तो पहले ट्रिपलेट ट्यूबुलिन है, इन ट्रिपलेट ट्यूबुलेंस के 9 सेट्स और उन 9 सेट्स के 13 कॉलम्स आपको क्रिएट करके दे रहे हैं बंच ऑफ रेडिएटिंग बॉडीज, बंच ऑफ ट्यूबुलिन फाइबर्स जो कि फिट हुए हैं सेंट्रियोल में, और इस सेंट्रियोल को कहां रख दिया गया है? सेंट्रोसोम में। इन ट्यूबुलिन का काम क्या होता है? शायद आप लोग क्लिक कर जाएगी वाली बात। जब कभी हम लोग माइटोसिस मियोसिस पढ़ते थे तो 2 बॉडीज होती थी जो कि मूव करती थी टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, जिन्हें हम लोग सेंट्रियोल्स कहते थे। यहां पड़ा हुआ होता था क्रोमोसोम, सेंटर में पड़े होते थे क्रोमोसोम। जब मैं डायग्राम को कंप्लीट करूंगा आप लोग को थोड़ा बहुत क्लिक करेगी बात। फिर हम लोग यहां से कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते थे, These structures were called spindle fibers. इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता था स्पिंडल फाइबर्स, क्योंकि जितने स्पिंडल फाइबर्स हैं ये सारे के सारे स्पिंडल फाइबर्स इस एक ट्यूबुलिन से बन रहे हैं। जब मैं इस ट्यूबुलिन को ओपन करूंगा ना, जैसे ये एक ट्यूबुलिन प्रोटीन है ऐसे बन चुका है, इसको जब मैं ओपन करूंगा ये आपको इस तरीके का एक ट्यूब लाइक फाइबर दे देगा, एक एलोंगेटेड फाइबर। तो सोचो इन सबको ओपन करो, आपको इतने सारे फाइबर्स मिल जाएंगे, जितना भी फाइबर चाहिए क्रोमोसोम्स को ड्रैग करने के लिए। तो फिर सारी बातें दोहरा रहा हूं। पहले आपको माइक्रोट्यूब्यूल बनाने के लिए चाहिए ट्यूबुलिन। ये ट्यूबुलिन हमेशा होते हैं इन दी सेट ऑफ 3, पेयर ऑफ 3, उसके 9 सेट्स, उसके 13 कॉलम, 13 कॉलम फिट हो गए सेंट्रियोल में, और 2 सेंट्रियोल्स को फिट कर दिया विद इन सेंट्रोसोम। तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं दैट हेल्प्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कराने के लिए आपको एक स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए, दैट प्रोटीन इज ट्यूबुलिन, और इसको करवाने के लिए आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स जैसी बॉडीज को डेवलप करवाना है, ट्यूबुलिन डेवलप करके दे देगा। बच्चा माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पे आते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स में लिखा हुआ है, पहले तो उसकी लेंथ आगे लाइन नंबर 2 से स्टार्ट करो। दे कंसिस्ट ऑफ 2 actin chains that intervene in a helical fashion. Some microfilament also contain myosin filaments. क्योंकि 2 फिलामेंट्स का जिक्र आया है, एक फिलामेंट का जिक्र आया है एक्टिन और दूसरे फिलामेंट का जिक्र आया है मायोसिन। ये दोनों फिलामेंट मसल फाइबर्स के होते हैं। हमारी बॉडी के जो स्केलेटल मसल्स हैं, ये दोनों फिलामेंट्स इन मसल फाइबर्स के अंदर मौजूद होते हैं, यानी एक्टिन फिलामेंट्स एंड मायोसिन फिलामेंट्स आर प्रेजेंट इनसाइड मसल फाइबर्स। आगे फंक्शंस में भी आ जाएगा। देयरफॉर फॉर्म फंक्शन ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो जिक्र आ गया। चेंज इन सेल शेप, साइटोप्लाज्म इन डिवाइडिंग सेल, साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ सीडोपोडिया, यानी अमीबा के पास मौजूद होगा जहां पे उसके मूवमेंट में हेल्प कर देगा। सेकेंडली, हमारी बॉडी के जो एक्चुअल मसल्स हैं विच आर एक्टिन एंड मायोसिन मसल्स, या एक्टिन एंड मायोसिन मसल्स के अंदर पाया जाएगा। तो ये सबसे पहली चीज थी, माइक्रोफिलामेंट मसल फाइबर्स में पाया जा रहा है। इंटरमीडिएट फिलामेंट का जिक्र अभी करेंगे, जो माइक्रोट्यूबुलेंस हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इंटरमीडिएट फिलामेंट में लिखा हुआ लाइन नंबर 2 से स्टार्ट करूंगा। दे आर मेड अप ऑफ they are intermediate in between microtubules and microfilaments. They are made up of underline at least 5 different types of proteins. Microfilaments 2 प्रोटीन से बना है, एक्टिन मायोसिन। इंटरमीडिएट फिलामेंट 5 प्रोटीन से बन रहा है,
और हम लोगों ने माइक्रोट्यूब्यूल तो देखा, सिर्फ एक प्रोटीन से बन रहा है, दैट इज ट्यूबुलिन। Unlike the other two types of cytoskeleton, intermediate filament do not assemble and disassemble. जब ये टूट के बन नहीं सकते तो ये माइटोसिस मेयोसिस में हेल्प नहीं करेंगे। Therefore, they are important in maintaining the shape, attachment of muscle cell and support in nerve cell processes. ब्रेन के सेल्स बनाने में हेल्प कर रहा है, मसल्स की अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है और शेप मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। तो शेप मेंटेन आपको माइक्रोफिलामेंट्स भी करके दे रहे हैं, मगर वो असेंबल एंड डिसअसेंबल हो सकते हैं। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा इन बातों की, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड स्टफ्स हैं। लास्ट 2 हेडिंग्स हैं, जिसके बाद चैप्टर नंबर 4 सम अप हो जाएगा। मार्किंग इस वाली क्लास में नहीं करवा रहा, जैसे ही मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में जब चैप्टर को स्टार्ट करूंगा, नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा विच विल होपफुली भी चैप्टर नंबर 6, तो चैप्टर नंबर 6 की स्टार्टिंग में मैं आप लोग को मार्किंग करवा दूंगा चैप्टर नंबर 4 की। एक ऑर्गेनेल है पेरोक्सिसोम, उसको देख लो, लिखा हुआ है अंडरलाइन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड माइक्रोबॉडीज हैं, जिसके पास कुछ एंजाइम्स हैं दैट कैन ट्रांसफर हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन। जरा माइंड में सोचो, जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाइंड होगा तो इट विल फॉर्म हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक टॉक्सिक एलिमेंट है, तो अल्टीमेटली पेरोक्सिसोम क्या करता है, आगे लिख रहा है पेरोक्सिस a toxic molecule that is immediately broken down into water by the enzyme catalase। तो पहले हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल्स को पकड़ेगा, ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स को पकड़ेगा एंड इट विल फॉर्म हाइड्रोजन परऑक्साइड। एज सून एज हाइड्रोजन परऑक्साइड इज फॉर्म, उस हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ देगा वाटर के अंदर। वाटर बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं होता किसी भी सेल के लिए, बाय एन एंजाइम कैटालेस। कहाँ पाया जाता है, पेरोक्सिसोम्स इज अबंडेंट इन सेल दैट आर मेटाबोलाइजिंग अल्कोहल, अल्कोहल प्रोड्यूसिंग सेल्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। Peroxisomes are believed to help in detoxification of alcohol. They are found in animals as well as plants। के एनिमल्स में ही पाए जा रहे हैं और प्लांट्स में ही पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज गैलोक्सिसोम, इज अनदर माइक्रोबॉडी फाउंड इन प्लांट्स ओनली, एनिमल्स में नहीं होती। ऑल्सो कंसिडर्ड एज स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम्स कॉल्ड गैलोक्सिसोम। तो स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम्स है, मगर फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंट आएंगे। दे आर फाउंड इन अंडरलाइन फैट स्टोरिंग टिश्यूज, यानी ऐसे टिश्यूज यहाँ पे फैट स्टोर हो सकता है। याद करने वाली बात है, एमसीक्यूज में आता है टॉपिक। ईच गैलोक्सिसोम हैज अ सिंगल लेयर बाउंडेड मेम्ब्रेन इंक्लोजिंग ए फाइन ग्रैनुलर स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा वो फ्लूइड है जो कि क्लोरोप्लास्ट के पास भी आता है और इधर भी आ रहा है। गैलोक्सिसोम कंटेन एंजाइम्स दैट इनिशिएट द कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड्स इनटू शुगर, यानी कि लिपिड्स को ब्रेक डाउन करवा सकता है और लिपिड्स को कन्वर्ट करवाएगा इनटू कार्बोहाइड्रेट। एमसीक्यूज के टॉपिक हैं, कुछ खास डिटेल्स वगैरह इनकी नहीं है। आई होप ये वाली बात आपको कुछ हद तक समझ में आई हो, वरना टिपिकल बात है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है। जब तक माइटोसिस मेयोसिस का सही से आइडिया नहीं होगा, जिन बच्चों को स्पिंडल फाइबर याद आ गया होगा ना, उनको फिर थोड़ी बहुत बात समझ में आ गई होगी कि ये ट्यूबुलिन क्या करेगा। मगर जिन्हें स्पिंडल फाइबर नहीं क्लिक किया होगा उनके लिए थोड़ा सी चीज़ मुश्किल रही होगी। खैर, बस लर्निंग वाला टॉपिक है, इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी टॉपिक नहीं था। चैप्टर नंबर 4 एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 में से कई ऐसे क्वेश्चन फिक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर इसकी मैं मार्किंग भी कराऊंगा। अभी ये नोट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा मसला हो गया, तो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है उसमें मैं आप लोग को चैप्टर नंबर 4 की मार्किंग करवा दूंगा। तो क्लास ऑफ है एंड दिस चैप्टर इज एट इट्स एंड नाउ। नई जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लास ऑफ है, अल्लाह हाफ़िज़।